हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम विश्वदीप सर। आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। इसके पहला लेक्चर हमने बैक क्लास एंड टेस्ट क्लास के बारे में बताया था आप लोगों को, लेकिन मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास हमारी जेनेटिक्स पे होगी, तो आज हम जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बात करूंगा मेंडल्स के हिस्ट्री के बारे में। तो मेंडल्स की बात अगर हम कहें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मेंडल्स की जो जीवन हिस्ट्री है, जीवन लाइफ, उसके बारे में कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिएगा, बर्थ जो हुआ था मेंडल्स का बर्थ कब हुआ था? 20 जुलाई 1822 में। 20 जुलाई 1822 में मेंडल्स का बर्थ हुआ था एंड डेथ हुआ था। उन्होंने डेथ कब किए थे? 6 जनवरी 1884 में, 1884 में उन्होंने डेथ कर गए थे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जब मेंडल ने रिसर्च किए थे, जब अपना लॉ दिए थे, मेंडल्स लॉ दिए थे, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान कब 1856 में अपना एक्सपेरिमेंट किया था, रिसर्च किया था, और उसके दौरान उन्होंने मेंडल्स ला दिए थे। इसके बाद देखेंगे हम स्टूडेंट्स, मेंडल्स जो अपना एक्सपेरिमेंट किए और अपना मेंडल्स ला दिए, और उनके जब पब्लिश्ड किया गया, उनका जो वर्क जो पब्लिश्ड हुआ, मेंडल्स पब्लिश्ड हिज वर्क, उनका वर्क पब्लिश्ड हुआ ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब कि जो कैरेक्टर इनहेरिटेंस हुआ, जो जेनेटिक्स के बारे में इन्होंने बताया कि ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो वो 1865 में इन्होंने पब्लिश्ड हुआ इनका। ठीक है स्टूडेंट्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम इन्हीं को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेंडल वाज द फर्स्ट टू गिव साइंटिफिक, ये मेंडल जो है पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स पे अपना वर्क किया, जेनेटिक्स पे रिसर्च किया था, और विद एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग टू मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इन्होंने ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर का, जो जीन के जो जेनेटिक करेक्टर होते हैं, जीन के करेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, इसके बारे में यही एक साइंटिस्ट पहले थे जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में स्टडी की थी और ट्रांसमिशन करेक्टर के बारे में बताया था। एंड फार्मूलेट द बेसिक लॉ ऑफ हेरिडिटी, इन्होंने लॉ ऑफ हेरिडिटी बेसिक फंडामेंटल इन्होंने बताया था, इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स होता क्या है, यहां हम देख सकते हैं जेनेटिक्स तो कह सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस। जेनेटिक्स जो है साइंस का यह एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द हेरिडिटी एंड आप कह सकते हैं जेनेटिक हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्या? जेनेटिक। तो जेनेटिक क्या है? और सीधे से देखिएगा, मैं भी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी इसे। देखिएगा जेनेटिक्स होता क्या है। वैसे तो जेनेटिक्स इज वेरी ब्रॉड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट जेनेटिक्स, बट एक छोटा सा डिफिनेशन में अगर लिखना है, वी कैन से जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ यहाँ पे सॉरी डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इनकी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी ही क्या कहलाता है? जेनेटिक कहलाता है। अब बात आती है हेरिडिटी क्या होता है। हमने कहा हेरिडिटी और जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करना ही जेनेटिक कहलाया। तो हेरिडिटी क्या होता है? देखिएगा, हेरिडिटी को मैं एक छोटा सा एक्सप्लेन एक लाइन में मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं डायग्राम के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हेरिडिटी क्या होता है स्टूडेंट? हेरिडिटी को हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और वी कैन से ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, जीन कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर या फिर जीन, वी कैन से जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम one generation
टू अदर, और इसी को ये कह सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये क्या कहला, इज कॉल्ड जेनेटिक्स, सॉरी इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी, ठीक है। एक छोटी सी डायग्राम में देख लिया जाए इसे। जैसा कि अगर हम बात करें, एक पेरेंट्स हैं, मेल पेरेंट्स, और एक फीमेल पर्सन है, मेल पर्सन है, फीमेल पर्सन। यहां पे एक मेल पर्सन हो गए और एक फीमेल पर्सन, फीमेल पर्सन और मेल पर्सन। अब इसमें हम देखेंगे दोनों गैमेट्स आर फर्टिलाइज्ड टू ईच अदर एंड दोनों एक बेबी बर्न कर रहे हैं, एक छोटा सा चाइल्ड बर्थ हो रहा है इनके पास। तो हम देख पाएंगे कि कुछ जीन होते हैं, जेनेटिकल ट्रेट के बारे में हम पढ़ाएंगे। जेनेटिकल ट्रेट जैसे स्ट्रक्चरल ट्रेट, फंक्शनल ट्रेट, मेंटल ट्रेट, एबनॉर्मल ट्रेट, ये सारी चीजें जेनेटिकल जीन की विशेषताएं होती हैं। तो इनके अंदर भी जीन होंगे, इनके पास क्या होते हैं, जीन होंगे, इनके पास भी जीन होंगे। सपोज दैट हमने कहा ये बाल जो देख रहे हैं आप, हेयर ब्लैक करने के लिए वो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीन। हमारे स्किन फेयर कलर है या डार्क कलर है, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन रिस्पॉन्सिबल है। हमारे नेल के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हमारे आई कलर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे कहूं कि एक ऐसा जीन जो कि बॉडी कलर दे रहा है, जो कि बॉडी कलर दे रहा है, और वह कलर हम लोग सपोज दैट ब्लैक हो गया, और इनके पास ये जीन है, इनके पास भी बॉडी कलर है और जो कि व्हाइट हो गया, तो हम देख पा रहे हैं फीमेल कैसी है, व्हाइट है, और मेल कैसा है, ब्लैक है। तो इनके भी जीन और इनके भी जीन जो कि फ्यूज होंगे और नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होंगे। तो हो सकता है यह इंटरमीडिएट कलर हो, इंटरमीडिएट दोनों के बीच का भी हो सकता है, या फिर यह व्हाइट कलर भी हो सकता है थोड़ा, या फिर ब्लैक कलर भी हो सकता है, मे बी, या थोड़ी सी डिफरेंस होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यह जीन की जो करेक्टर है, जो जीन की विशेषता है, ये कहां दिख रही है आपको, एक जनरेशन से यानी पेरेंट से, ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हुए दिख रहे हैं। ये देखिएगा, कलर चेंज कर दे रहा हूं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हुए दिख रहे हैं। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन का ट्रांसफर होना, जेनेटिक करेक्टर ट्रांसफर होना, यह क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। इसी में वेरिएशन को भी हम पढ़ा देते हैं आपको। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन स्टूडेंट्स, वेरिएशन की बात आ जाएगी यहां पे ना। तो हमने कह दिया ये ब्लैक कलर एक पर्सन, फीमेल पर्सन व्हाइट कलर। कोई जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट जो चाइल्ड होगा, जो बेबी है, ये कैसा होगा, या तो यह ब्लैक ही हो, मे बी यह ब्लैक हो और व्हाइट हो, ऐसा हो नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो कंडीशन ये हो सकता है कि ये इन दोनों के बिटवीन कलर भी आ सकते हैं, फेयर सांवले कलर भी हो सकता है बच्चा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नो एग्जैक्ट कॉपी एज लाइक योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के बिल्कुल कॉपी नहीं करता है, बिल्कुल जीरोक्स नहीं होता है चाइल्ड। ये होता है क्या, वेरिएशन। वेरिएशन मतलब ही विभिन्नताएं। तो हम कह सकते हैं जेनेटिक वेरिएशन, genetic variation in the difference in the difference in DNA, in the difference in DNA among individual or the difference between population, or the difference between population, difference between population, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि नो एग्जैक्ट कॉपी, ये लिख सकते हैं आप, नो एग्जैक्ट कॉपी एट जस्ट लाइक योर पेरेंट।
तो हेरिडिटी भी आपने देख लिया, वेरिएशन भी आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे, अब देखेंगे हम मेंडल्स ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, अपना जो वर्क किया था उस दौरान 1856 में, जब वह 1856 में अपना जब वर्क कर रहे थे, तो उस दौरान इनको कोई जानने वाला नहीं था, क्योंकि उसी समय इवोल्यूशन पे डार्विन ने अपना वर्क कर रहे थे। और ये जो एज ए मैथमेटिशियन थे मेंडल्स ने, तो इन पे जो है कि कोई बिलीव नहीं कर रहा था कि ये जिन्होंने वर्क, ये मेंडल जो वर्क कर रहे हैं ये क्या वर्क कर रहे हैं, ये मैथमेटिशियन होकर के ये बायोलॉजी पे क्या वर्क कर रहे हैं। खैर ये बिलोंग करते थे बायोलॉजी, ये जो है ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। मेंडल्स इज बिलोंग टू ऑस्ट्रियन मॉन्क। ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, वर्क किया था, तो 1856 में, 19th सेंचुरी 1856 में अपना वर्क किया था इन्होंने। तो इन्होंने दो लॉ दिया, इन्होंने दो लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड सेकेंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर ऑल्सो कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, इसी को ही हम प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम चर्चा करेंगे अभी, तो बताएंगे प्योरिटी ऑफ गैमीट्स क्यों कहते हैं। जब उन्होंने एक दो प्लांट्स को लेकर क्रॉस कराया था, तो F2 जनरेशन जो फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट किया था उन्होंने, उसमें कुछ प्लांट्स ऐसे भी थे हाइब्रिड देखने को मिला था, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी थे कि प्योर भी दिखेगा। अब उन्होंने टाल एंड ड्वार्फ लिया, तो टाल एंड ड्वार्फ प्योरिटी भी देखने को मिला, फाइंड आउट किया उन्होंने F2 जनरेशन में। सो आल्सो कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, प्योरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और आल्सो कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो देखिएगा, जब ये बेचारे मेंडल्स ने इतना हार्ड वर्क किया, दो लॉ दिया जेनेटिक्स के बारे में, लेकिन इनको जानने वाला कोई नहीं हुआ उसमें। बेचारे डेथ भी कर गए, बेचारे ये जो है मेंडल्स डेथ कर गए 1884 में। इनके डेथ करने के बाद इनका नाम रोशन हुआ। जब रीडिस्कवरी हुई, साइंटिस्ट आए 3। कौन कौन से साइंटिस्ट, जरा देखिएगा, पूछता है कभी कभी एग्जाम में। रीडिस्कवरी के दौरान कभी कभी, अभी मैं क्लास में पढ़ा रहा था कॉलेज में अपने यहाँ, तो मैंने पूछा मेंडल्स ने कितने लॉ है, कितने नियम दिया था, तो बच्चे बोल रहे हैं 3 लॉ। लेकिन 3 नहीं है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको, मेंडल्स ने सिर्फ 2 लॉ दिया। तीसरा जो आप पढ़ते हैं ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इट्स अ प्रिंसिपल। मेंडल्स ने सिर्फ 2 लॉ दिया, और तीसरा लॉ है क्या, प्रिंसिपल। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज अ प्रिंसिपल। उसे कौन दिया, उसको दिए रीडिस्कवरी के दौरान 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के फिर से रीडिस्कवरी किया, एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया इस जेनेटिक्स पे, जिस पे मेंडल्स ने अपना वर्क किया था, उस पर फिर से इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। तो 1900 में ये 3 साइंटिस्ट, कोरेंस, ह्यूगो डिब्रिज, पहले लिख लो आप ह्यूगो डिब्रिज, दूसरे साइंटिस्ट थे कोरेंस एंड तीसरे साइंटिस्ट थे वॉन शेरमार्क। ये 3 साइंटिस्ट, तीनों लोग 3 देश से बिलोंग करते थे, 3 कंट्री से। तो ये बिलोंग करते थे, ह्यूगो डिब्रिज बिलोंग टू, किससे बिलोंग, कहां से बिलोंग करते थे देखते हैं जरा, बिलोंग टू हॉलैंड, ये हॉलैंड से बिलोंग करते थे। कोरेंस जो है जर्मन से बिलोंग करते थे, ये जर्मनी से। और वॉन शेरमार्क ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे, ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। तीनों लोग 3 कंट्री से बिलोंग करते थे, और तीनों लोगों ने फिर से रीडिस्कवरी किया उस मेंडल के वर्क को, और इन्होंने दिया क्या, तीसरा नियम। यहां पे हम लिख सकते हैं तीसरा नंबर इन्होंने लॉ दिया, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, लॉ ऑफ
डोमिनेंस। तो दो लॉ होते हैं, मेंडल्स ने जो दो लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और रीडिस्कवरी के दौरान तीसरा जो प्रिंसिपल दिया तीन साइंटिस्ट ने मिलकर के, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो आगे हम ये तीनों लॉ स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ हाइब्रिडेशन पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम ये जानेंगे कि कुछ छोटे छोटे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। होमोजाइगस क्या होते हैं, हेट्रोजाइगस क्या होते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट क्या होते हैं, रिसेसिव क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में, फिनोटिपिक क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो, ये सब जो निकाला जाता है ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मेंडल्स के लॉ के बारे में। स्टूडेंट्स, ये जो है अब मेंडल्स लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे हम लोग। और जितना भी पॉइंट हमने बताया, फिनोटिपिक, जीनोटिपिक, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम लोग स्टडी किया जाएगा। आज की क्लास यहीं पे हम क्लोज करते हैं। और भी स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू वीडियो बिल्कुल कल के डेट में ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी आपके चैनल पे, जो क्लास में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा। तो आज की वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके बीच पहुँच पाए। और कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।